हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एडू शाखा। मेरा नाम है राहुल कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक कोडॉन और साथ ही साथ ट्रांसलेशन के बारे में। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरीके से एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन हुआ था, किस तरीके से एमआरएनए बना था। तो जैसे कि पता है आरएनए 3 तरह का होता है, एक एमआरएनए, एक आरआरएनए और एक जो आपके पास है टीआरएनए। इन तीनों में से बात करें तो सबसे ज़्यादा सेल में कौन पाया जाता है? तीनों में से सबसे ज़्यादा आरआरएनए पाया जाता है। हमारे अंदर आरआरएनए जो होता है ये लगभग 80% होता है। ओके, वहीं अगर बात करें एमआरएनए को लेकर तो एमआरएनए जो है ये 5% है और टीआरएनए 15% होता है। तो हमारे अंदर जो सबसे ज़्यादा है वो क्या है? आरआरएनए 80%। अगर बात करें सबसे इसमें बड़ा कौन है, सबसे लॉन्गेस्ट होता है एमआरएनए। वहीं अगर सबसे शॉर्टेस्ट की बात किया जाए, सबसे शॉर्टेस्ट कौन है तो टीआरएनए जो होता है ये सबसे शॉर्टेस्ट होता है। अब हम देखा किस तरीके से डीएनए क्या करता है। अगर प्रोटीन सिंथेसिस करना है तो डीएनए सबसे पहले एक मैसेंजर तैयार करता है, एमआरएनए तैयार करता है जो इंफॉर्मेशन लेके जाएगा न्यूक्लियस से राइबोसोम के पास प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो एमआरएनए पे क्या था? एमआरएनए पे हमने देखा कि कुछ बेस सीक्वेंसेस थे। सपोज करो ये 5 प्राइम एंड है, ये है 3 प्राइम एंड। तो इस पे जो है कुछ बेस सीक्वेंसेस होता है, जैसे कि मान लीजिए ए यू जी सी ए यू जी ए यू, इस तरीके से करते करते बेस सीक्वेंसेस होता है। ठीक है, तो हुआ कि आखिर ये कैसे जो है किसी भी प्रोटीन के लिए कोड करता है। तो पहले माना जाता था मेनली कि अगर हम देखें दो का कोडॉन बनाएं, दो जो बेस पेयर्स हैं अगर इनको मिला के एक अमीनो एसिड बनाने की कोशिश करें तो मेनली क्या होता है, तो मेनली देखोगे होगा ये कि दो का मिलाओगे, अगर डबलेट रहता दो चीजें मिलकर एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता तो उस केस में क्या होता, आपको मिल जाता 16 गो अमीनो एसिड। अगर हम जो है क्या करें, जैसे हमारे पास 4 कोडॉन है ना, ए यू जी और सी, ए यू जी और सी सपोज करो, तो अगर डबलेट का रहता तो ए यू, तो इस तरीके से तो अंदाजा लगाया कि पहले कि मान लो डबलेट हो सकता है, दो बेस पेयर मिलके एक जो है प्रोटीन, एक जो है कोड बनाते होंगे। बट आगे जाके देखा गया एक व्यक्ति हैं जॉर्ज गैमो, ये पहले वो व्यक्ति बने जिन्होंने बताया लगभग जो है 1958 में, ये पहले वो व्यक्ति जिन्होंने कहा कि जो बेस पेयर्स होता है, जो कोडॉन होता है वो दो बेस पेयर्स को मिला के नहीं बन रहा है, बल्कि जो कोडॉन होता है वो 3 बेस पेयर को मिला के बनता है। ठीक है, मतलब ये जो 3 बेस पेयर है इसको हमने क्या नाम दे दिया, इस 3 बेस पेयर को बोला जा रहा है कोडॉन। और ये क्या करेगा, ये जो कोडॉन है ये काम करेगा, ये कोड करेगा किस चीज के लिए, फॉर अमीनो एसिड। प्रोटीन किससे बनेगा, प्रोटीन का निर्माण अमीनो एसिड से बनने वाला है। तो यहां पर ये 3 के जो बेस पेयर्स हैं ये क्या करते हैं, ये कोड करते हैं अमीनो एसिड के लिए। ठीक है, तो अब सोचिए हमारे पास बेस पेयर क्या है, हमारे पास बेस पेयर है 4, यू ए जी सी, 4 बेस पेयर है। अगर हम इन चारों की मदद से 3 का कोडॉन बनाएं तो कितने कोडॉन पॉसिबल हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम इन चारों में से किसी को भी रख सकते हैं, तो यहाँ पे हम 4 वैल्यूज रख सकते हैं। दूसरे में भी चारों में से किसी को भी रख सकते हैं, रिपीट हो सकता है कोडॉन, ऐसा नहीं है कि रिपीट नहीं हो सकता, जैसे यू यू यू, ठीक है, तो वो रिपीट हो सकता है। तो यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी हम 4 इनमें से कुछ रख सकते हैं और यहाँ पे भी इनमें से 4, तो कुल मिला के देखें 64। तो अगर हम इन 4 बेस पेयर को अरेंज करने जाएं तो 4 बेस पेयर को अरेंज करेंगे तो हमारे पास कितने ऐसे कोडॉन बनेंगे, तो हमारे पास जो है 64 ऐसे कोडॉन बनेंगे। और ये जो 64 कोडॉन है ये क्या करेंगे, ये कोड करेंगे फॉर 20 अमीनो एसिड्स। ठीक है, हमारे पास 4 बेस पेयर हैं, अगर 4 बेस पेयर को हम कोड करने बैठे तो 3 का कोड बनता है। तो ये जो 3 का कोड करने जाए तो हम क्या देख रहे हैं, कितना कोड हम बना सकते हैं, तो हम लोग जो है 64 कोड्स बना सकते हैं।
और ये 64 कोडॉन है ये कोड करता है 20 अमाइनो एसिड्स के लिए जिनके द्वारा कैरेक्टर जो है डिसाइड किया जा रहा है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है कोडॉन की बात आई। पहले व्यक्ति जिन्होंने इस सारे बेस पेयर्स को देखा, सारे कोडॉन को जो अरेंज किया, वो हैं नायरेनबर्ग एंड हरगोविंद खुराना। नायरेनबर्ग और हरगोविंद खुराना ये पहले व्यक्ति बने जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने ये 64 जो कोडॉन था उसको जो है एक टेबल के रूप में, एक ग्राफ के रूप में जो अरेंज कर दिया। ठीक है, जहां से पता चला कि हमारे पास जो कुल मिला के 64 कोडॉन्स हैं और यही 64 कोडॉन्स जो हैं कोड करते हैं 20 अमाइनो एसिड्स के लिए। और यही अमाइनो एसिड्स जो होती हैं ये इंफॉर्मेशन, ये कैरेक्टर शो करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो ये चीज है। तो इस तरीके से एमआरएनए पे जो बेस पेयर्स हैं बेसिकली क्या करते हैं, ये 3-3 का कोड बनाते हैं और यही 3-3 का कोड जो है मैसेज ट्रांसफर करता है जिसको कोडॉन कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा एमआरएनए में। ओके, अब देखते हैं जरा ये कौन कौन से कोड्स हैं, क्या इनकी खासियत है इसके बारे में। तो ये हमारे पास जो मेनली 64 कोडॉन्स हैं जो कि हमने 4 बेस पेयर्स को अरेंज कर करके जो 64 बनाया है। जैसे यहाँ पर देखो U और U, तो U, ठीक है, सब में U आया। अब क्या किया हमने, चौथा ले लिया। तीसरा जो बेस पेयर आएगा U C A, इस तरीके से करके जो हमने अरेंज किया है 64 अमाइनो एसिड्स को। ठीक है, 64 बेस पेयर्स को। ओके, तो ये 3-3 का कोड बनता है। जैसे यहाँ पे देखोगे अगर बोले U आएगा, कोडॉन U है, तो ये क्या करेगा, तो ये कोड करेगा एक अमाइनो एसिड के लिए जो कि है फिनाइल एलेनिन। तो ये कोड करेगा फिनाइल एलेनिन के लिए। इसे मान लो UUG है, UUG की बात करें तो ये कोड कर रहा है ल्यूसीन के लिए। तो इस तरीके से जो है ये जो कोडॉन्स ये क्या करते हैं, ये कोडॉन्स एक अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं। अब जरूरी नहीं हो कि जैसे हमारे पास 20 अमाइनो एसिड हैं तो 20 ही कोडॉन होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, यहां पर क्या देखोगे, एक अमाइनो एसिड जो होता है ये एक से ज्यादा कोडॉन के द्वारा कोड किया जा सकता है। जैसे कि UUU ये भी फिनाइल एलेनिन बना रहा है, UUC ये भी फिनाइल एलेनिन ही बनाएगा। इस बात करें ये चारों के चारों CUU हो गया, CUC हो गया, ये सब के सब जो है ल्यूसीन बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखोगे जो कोडॉन्स होता है, अगर बात करें तो कोडॉन मेनली क्या होता है, 3 बेस पेयर का सीक्वेंस होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कोडॉन का कैरेक्टर क्या है, तो सबसे पहले 3 बेस पेयर सीक्वेंस से एक कोडॉन बनता है। उसके अलावा कोडॉन्स जो होते हैं वो डीजेनरेट होते हैं। डीजेनरेट का मतलब क्या हो गया, डीजेनरेट का मतलब हो गया एक अमाइनो एसिड एक से ज्यादा कोडॉन के द्वारा बनाया जा सकता है। एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन्स कोड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ बात करें ये सारे के सारे जो कोडॉन हैं थ्रियोनिन को कोड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ये सारे के सारे कोडॉन हैं प्रोलीन को कोड कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है अलग अलग जो है कोडॉन्स एक ही अमाइनो एसिड के लिए कोड कर सकते हैं। उसके अलावा कोडॉन्स जो होते हैं ये यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल कहने का मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल कहने का मतलब हो गया कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे प्रोकैरियोटिक चाहे यूकैरियोटिक, हर एक ऑर्गेनिज्म में कोडॉन्स जो हैं वो सेम अमाइनो एसिड्स कोड करेंगे। चाहे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो चाहे यूकैरियोटिक, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, सारे ही ऑर्गेनिज्म में कोडॉन्स जो हैं एक ही तरह के अमाइनो एसिड्स को कोड करने वाले हैं। ठीक है, ये चीज है। उसके अलावा क्या देखिएगा, कुछ ऐसा कोडॉन होता है जो हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस के इनिशिएशन में। प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए एक कोडॉन है जो स्टार्ट करने का कार्य करता है, जिसको हम बोलते हैं स्टार्ट कोडॉन। वो कौन है, तो स्टार्ट कोडॉन होता है ये UG।
AUG जो होता है ये स्टार्ट कोडॉन के रूप में होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ज्यादातर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है ये स्टार्ट कोडॉन का कार्य करता है। मतलब अगर कहीं पर भी ये कोडॉन आ गया तो इसका मतलब ये होगा उस जगह से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा mRNA में। अगर mRNA में कहीं पर भी AUG आ जाता है तो ये काम करता है एज स्टार्ट कोडॉन या फिर इनिशिएशन कोडॉन। ये क्या करवाएगा, ये करवाता है ट्रांसलेशन को स्टार्ट। तो ट्रांसलेशन स्टार्ट कहां से होता है, कोडॉन AUG से, इसको इनिशिएशन कोडॉन या स्टार्ट कोडॉन बोलते हैं। साथ क्या देखोगे यहाँ पे कुछ ऐसे कोडॉन हैं जैसे ये वाले UAA, UAG और साथ ही साथ UGA। ये तीनों जो होते हैं ये किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं, ये किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है स्टॉप कोडॉन। तो स्टॉप कोडॉन्स कौन कौन से होते हैं, तो स्टॉप कोडॉन्स होते हैं UAA, UAG, UGA। ये सब जो होते हैं ये स्टॉप कोडॉन, ये किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोडॉन्स। तो हमने क्या देखा बेसिकली, नाइरनबर्ग और हरगोविंद खुराना ने मिलकर जो है 4 जो नाइट्रोजनस बेस पेयर थे उसको अरेंज किया और उसको अरेंज करके जो 64 कोडॉन्स तैयार किए। ये जो 64 कोडॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये अमाइनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं। अब ऐसा जरूरत नहीं होता कि हर एक अमाइनो एसिड के लिए एक कोडॉन है, वैसा जरूरी नहीं है, बल्कि एक अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए एक से ज्यादा कोडॉन हो सकते हैं। लेकिन ये सारे जो कोडॉन है चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, और एक ऑर्गेनिज्म में एक ही तरह के अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गया, स्टार्ट कोडॉन AUG को बोलते हैं, स्टॉप कोडॉन UAA, UAG, UGA। तो ये कहीं पर भी आ जाएगा वहां पर जो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया होगी वो खत्म हो जाएगी। तो ये एंड करने का काम करता है प्रोटीन सिंथेसिस को, ये चीज है। अब देखिए, तो मान लीजिए कोडॉन है, क्या हो अगर कहीं से भी एक बेस पेयर गड़बड़ हो जाए या फिर जो कॉपी किया जा रहा है DNA से mRNA का सिंथेसिस हो रहा है, इसमें अगर मान लो कोई भी एक जो कोडॉन है या फिर उसमें से एक सिंगल बेस पेयर है उसमें अगर गड़बड़ी आ जाती है तब क्या होगा। अब सोचो ये हमारे पास एक mRNA है, जब इसको ट्रांसलेट किया जाएगा तो मेनली क्या होता है, 3-3 का कोडॉन होता है, ओके। और ध्यान रखिएगा ये नहीं कि ये तीनों हो गया तो आप यहाँ से अगला पेयर बनाने लग जाए, वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक कोडॉन जो है, एक जो बेस पेयर है वो एक ही कोडॉन का हिस्सा होगा, ये नहीं कि एक बेस पेयर जो है एक से ज्यादा कोडॉन का हिस्सा हो, वैसा नहीं होता है। जैसे U, आपने इसमें भी U को मिला दिया और UGC करके एक अलग से कोडॉन बना दिया, वैसा नहीं है। एक कोडॉन, एक जो बेस पेयर है वो एक ही कोडॉन का हिस्सा होगा, एक बेस पेयर एक ही कोडॉन के हिस्सा होगा, वो अगले में कोई पार्टिसिपेशन नहीं देगा, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये चीज है। अब क्या होगा अगर सपोज करो कॉपी कर रहे थे, कॉपी करते वक्त जब ट्रांसलेशन हो रहा है या फिर जो है आपके पास mRNA सिंथेसिस जो भी हो रहा है, तो उस दौरान अगर सपोज करो इनमें से कोई एक जो कोडॉन है वो मिस हो जाए, इसमें से कोई एक नाइट्रोजनस बेस पेयर, कोडॉन है नाइट्रोजन बेस पेयर, नाइट्रोजन बेस पेयर मिस हो जाए, जैसे सपोज करिए इसको ही कॉपी किया गया तो यहाँ पर जो एक नाइट्रोजनस बेस पेयर जो है मिस हो जाए तब क्या होगा। ठीक है, तो ये कोडॉन था, ये कोडॉन है, GAC हो गया। अब सपोज यहाँ पे G मिस करके हम लोग चले जाते हैं AGG। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, C के बाद आपको G दिख रहा था लेकिन यहाँ पर वो G नहीं है, ठीक है। तो अगर G नहीं है तो यहाँ पर क्या हुआ, एक जो बेस पेयर है वो गायब हो गया है, और अगर एक बेस पेयर गायब होता है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कोडॉन ही बदल गया, एक दूसरा चीज बन गया बेसिकली। जैसे सपोज करो राम हैज रेड कैप,
ठीक है, ये है 3 3 है, तो ये कोडॉन है एक तरीके से। अब सपोज करिए इसमें से मैं कोई भी एक धीरे धीरे हटा देता हूं, और देखिए गलती से डी हट गया, अब इधर से शिफ्ट हो गया, तो ये क्या हुआ? तो यहाँ पर देखो एक डी के हटने से धीरे धीरे पूरा फ्रेम चेंज हो गया। धीरे धीरे जो आप क्या देखोगे, बेसिकली कैरेक्टर में बदलाव आने लगेगा। इस तरीके से अगर किसी जगह से नाइट्रोजनस बेस पेयर गायब हो जाता है तो इसको बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन कब हो सकता है? डीएनए के कॉपिंग के दौरान, या फिर जो ट्रांसलेशन वगैरह हो रहा है तो उस दौरान जो है मेनली उसमें से चांसेस होते हैं कि कोई बेस पेयर गायब हो जाए। और इस तरीके से अगर एक बेस पेयर गायब हो गया, एक जगह से गायब हुआ है, तो इसको बोलेंगे पॉइंट म्यूटेशन। अगर एक जगह से गायब हुआ है तो पॉइंट म्यूटेशन। सोचो और धीरे धीरे गायब करते हैं, अब ई गायब कर दिया, ठीक है। एक और, अब देखिए अब आर भी गायब कर दिया। तो पहले हमने डी हटाया, फिर ई हटाया, फिर आर हटाया, इस तरीके से ये हटा दिया। अब क्या हुआ यहाँ पर देखो, पहले क्या था, राम हैज रेड कैप, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बेस पेयर गायब हुआ है तो उसके बाद जो पूरा जो रीडिंग फ्रेम है वो बदल गया। जैसे राम हैज कैप मतलब क्या है, यहाँ पे आपको जो है बहुत ज्यादा कैरेक्टर का अंतर देखने को मिल रहा है अगर एक कोडॉन पूरा चेंज हो जा रहा है तो रीडिंग फ्रेमवर्क चेंज होता है। तो ऐसे म्यूटेशंस जहां पर पूरा का पूरा कोडॉन हट जा रहा है इसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का मतलब हो गया पढ़ने का पूरा जो ढंग है वो ही बदल गया है। अगर कहीं एक से गायब हुआ है तो एक से जब गायब होता है तो उसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। किसी एक सिंगल से गायब हो रहा है, पॉइंट म्यूटेशन। जैसे कि एक बीमारी है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें जो आरबीसी होता है ना, जैसे आरबीसी बाइकॉन्केव शेप का होता है, लेकिन इस केस में क्या होता है, वो सिकल की तरह हो जाता है, ठीक है, सिकल की तरह होता है, जिसके चलते वो जो है ब्लड वेसल से आसानी से पास नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी होता ये है कि नॉर्मल जो बेस कोडॉन होना चाहिए वो होना चाहिए गैग, ठीक है। ये जो गैग है एक सिंगल पॉइंट म्यूटेशन के चलते गैग बदल जाता है, यू के एक ही जगह पे यू आ जाता है, गैग जो है गुग में चेंज होता है, जिसके चलते जो है ये बीमारी हो जाती है। एक सिंगल नाइट्रोजन बेस पेयर के बदलाव से आरबीसी का पूरा कैरेक्टर बदल गया है। एक सिंगल नाइट्रोजन बेस पेयर के बदलाव से एक ही जगह पे आ गया है यू, तो उसके चलते जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल से क्या बन जा रहा है, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल जो है ब्लड सेल्स बन जा रहा है। तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन बेस पेयर के चलते जो है ये पूरा जो है बदलाव आया है। तो इसको बोलेंगे जहाँ पे एक नाइट्रोजन बेस पेयर पॉइंट म्यूटेशन। लेकिन अगर सपोज करो पूरा का पूरा एक दो कोडॉन ही गायब हो जा रहा है तो इसके चलते क्या होता है, जो रीडिंग फ्रेमवर्क होती है, जो कैरेक्टर का जो ये है मेनली डेफिनेशन, वो पूरा बदल जाएगा। एक तरीके से जो कैरेक्टर वो पूरा बदल जाएगा। और इस तरह के म्यूटेशन को जहाँ पूरा कैरेक्टर ही बदल जा रहा है इसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। तो ये चीज आपके पास, तो म्यूटेशन मेनली क्यों हो रहा है, इसी कोडॉन के जब रीडिंग ली जा रही है, जब इसको जो है ट्रांसलेट किया जा रहा होगा, ट्रांसलेशन हो रहा होगा, तो उस समय अगर गड़बड़ी हो जाता है तो उसी को म्यूटेशन बोलते हैं। मतलब जीन्स में गड़बड़ी एक तरीके से, तो इसको जो है म्यूटेशन कहा जाता है। अब हम देखते हैं मेनली ट्रांसलेशन क्या होता है, किस तरीके से जो है एमआरएनए जो सिंथेसाइज हुआ है वो कैरेक्टर शो करता है। बट ट्रांसलेशन से पहले हम यहाँ पढ़ेंगे टीआरएनए के स्ट्रक्चर को। ट्रांसफर आरएनए होता कैसा है। ट्रांसफर आरएनए की बात करें तो ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है। सेल में लगभग जो है 15% टीआरएनए होता है। ट्रांसफर आरएनए करता क्या है, ट्रांसफर आरएनए करता यह है कि जब प्रोटीन सिंथेसाइज होगा तो प्रोटीन सिंथेसाइज के दौरान जो अमाइनो एसिड्स चाहिए, कोडॉन के अनुसार जो अमाइनो एसिड चाहिए होगा, उस अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करने का काम जो है ट्रांसफर आरएनए करता है, ठीक है। ये चीज है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है इसका देखने को मिलता है।
अब इसमें क्या क्या पार्ट है, एक तरफ है 5 प्राइम एंड, एक तरफ है 3 प्राइम एंड। ये आरएनए की तरह ही है लेकिन खुद को जो अरेंज कर लिया इसके अलग शेप्स में। ये जो 3 प्राइम एंड होता है इसको बोलते हैं अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट। जो 3 प्राइम एंड होता है इसको बोला जाता है अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट। ठीक है, इधर जो आपको दिख रहा है यहाँ पर मेनली जो होता है एंटी कोडॉन साइट। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर है एंटी कोडॉन साइट। एंटी कोडॉन साइट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो क्या, जैसे कि हमने देखा था एमआरएनए, तो एमआरएनए में एक बेस पेयर है, सपोज करो AUG, तो इस पे क्या बेस पेयर होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा यू का कॉम्प्लीमेंट्री A और G का कॉम्प्लीमेंट्री C। तो इस पे जो बेस पेयर होता है जस्ट इसका उल्टा होता है। कोडॉन जो रहेगा, कोडॉन का जस्ट उल्टा बेस पेयर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसलिए इसको एंटी कोडॉन साइट बोलते हैं। ये एंटी कोडॉन साइट किस अनुसार ढूंढ के आएगा, तो ये कोडॉन के अनुसार जो है ढूंढ के आता है। जैसा कोडॉन होगा वैसा ही एंटी कोडॉन साइट वाला जो है हिस्सा आएगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर होता है एक तरफ राइबोसोम बाइंडिंग साइट। जब ये राइबोसोम से जुड़ेगा, ट्रांसलेशन के दौरान राइबोसोम से जुड़ता है जिस साइट से, उसको बोलते हैं राइबोसोम बाइंडिंग साइट। और दूसरा जो होता है एक्टिवेशन साइट। तो एक चीज है, तो अगर हम बात करें टीआरएनए के स्ट्रक्चर को लेकर, टीआरएनए मेनली क्या होता है, तो टीआरएनए में आप देखोगे क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले तो अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट है। अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट क्या होगा, जो अमाइनो एसिड के का जो कोडॉन यहाँ पर है वही अमाइनो एसिड यहाँ पे जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, जो कोडॉन यहाँ पर है वही अमाइनो एसिड यहाँ पे जुड़ा रहेगा। और ये कैसे पता चलता है कि इसके अनुसार अमाइनो एसिड लाना है, तो क्योंकि ये कोडॉन है इसी का एंटी कोडॉन यहाँ पे होता है और वही जो है अमाइनो एसिड ढूंढ कर ला रहा है। तो ये चीज है, तो यहाँ पर होता है अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट 3 प्राइम एंड पर। कोडॉन के जस्ट उल्टा आपको देखने को मिलेगा एंटी कोडॉन साइट, जो इसी का कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होता है। एक तरफ होता है राइबोसोम बाइंडिंग साइट और दूसरी तरफ जो है अमाइनो एसिड बाइंडिंग एक्टिवेशन साइट। ये चीज है। अब देखिए, जब प्रोटीन सिंथेसाइज करना होगा तो सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पर होता है ये है कि जो अमाइनो एसिड्स वगैरह हैं इनको एक्टिवेट किया जाता है। सबसे पहले क्या होता है, जब ट्रांसलेशन करना होगा तो ट्रांसलेशन के दौरान सबसे पहला जो प्रोसेस होगा वो क्या है, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो ये तो अब देखते हैं जरा ट्रांसलेशन कैसे हो रहा है, क्या होगा। और हाँ, ट्रांसलेशन होगा कहाँ पर, तो ट्रांसलेशन होता है राइबोसोम्स में। ट्रांसलेशन जो होगा ये राइबोसोम्स में होगा। तो देखिए ट्रांसलेशन क्या है, तो प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब इसमें क्या क्या चीजें चाहिए जरा इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ पे हमको चाहिए होगा अमाइनो एसिड, साथ ही साथ जो है राइबोसोम्स, ठीक है, सर्टेन एंजाइम्स। उसके अलावा बात किया जाए तो टीआरएनए चाहिए यहाँ पर, एमआरएनए चाहिए यहाँ पर। तो ये सब जो कुछ चीजें चाहिए होगा ट्रांसलेशन के लिए। ठीक है, अमाइनो एसिड हो गया, राइबोसोम्स हो गया, एंजाइम्स हो गया, टीआरएनए, एमआरएनए, इन सब की जरूरत होती है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अब होगा क्या, अब होता ये है, सबसे पहला जो स्टेप है वो है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। सबसे पहले जो अमाइनो एसिड सेल में है उसको एक्टिवेट किया जाता है। मेनली हमारे सेल में पूरा जो अमाइनो एसिड पूल है, तो इसी में से जो है अमाइनो एसिड को एक्टिवेट किया जा रहा है। अब होगा क्या, ये जो अमाइनो एसिड होता है ये एटीपी से सिंथेसाइज, एटीपी के साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ पर मैग्नीशियम आयन की जरूरत होती है और साथ ही साथ जो है
एंजाइम की जरूरत है। तो अमीनो एसिड एटीपी से रिएक्ट करता है ये चीज एंजाइम और Mg प्लस के प्रेजेंस में, और ये बनाता है अमीनो एसिड AMP कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और साथ साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पर रिलीज होता है, क्योंकि एटीपी जब टूटेगा तो एटीपी टूटे तो क्या बनाता है AMP, और साथ ही साथ जो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस। तो यहाँ पे क्या होगा, अमीनो एसिड जब एटीपी से जुड़ रहा है तो बना रहा है अमीनो एसिड AMP कॉम्प्लेक्स, और ये चीज है। यहाँ पे एंजाइम हुआ है, एंजाइम क्या बेसिकली अमीनो असाइल tRNA सिंथेटेज। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज हुआ है अमीनो असाइल tRNA सिंथेटेज, इस एंजाइम की मदद से क्या बोल सकते हैं अमीनो एसिड एक्टिवेट हो जाता है। अब ये जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है ये क्या करता है, ये करेगा ये चार्जिंग ऑफ tRNA। ठीक है, क्या करेगा, ये जो अमीनो एसिड AMP कॉम्प्लेक्स है ये tRNA के साथ जो है कंबाइन करेगा और इसको एक्टिवेट कर देता है ट्रांसलेशन के लिए। इसको बोलते हैं चार्जिंग। tRNA का चार्जिंग का मतलब क्या हुआ कि ये जो अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स बना है ये क्या करेगा, ये tRNA के साथ जो है कंबाइन कर जाएगा और tRNA को जो एक्टिवेट कर देगा ताकि जो है ये ट्रांसलेशन की प्रक्रिया कर सके। ओके, ये चीज है। अब देखिए राइबोसोम rRNA की बात करते हैं, तो rRNA की बात करें राइबोसोमल RNA, तो ये दो तरीका, तो राइबोसोम के मेनली जो दो सब यूनिट्स होते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम्स को जो आपको दो सब यूनिट्स देखने को मिलेगा। दो सब यूनिट कौन सा है, एक है लार्ज सब यूनिट और एक होता है स्मॉल सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट क्या करता है, लार्ज सब यूनिट के अंदर कुछ ऐसे साइट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं ट्रांसलेशन के लिए, जैसे P साइट, A साइट। तो ये सारे जो साइट्स होते हैं लार्ज सब यूनिट में उपस्थित होते हैं और ये हेल्प करते हैं ट्रांसलेशन को लेकर। वहीं अगर बात करें स्मॉल सब यूनिट को लेकर, तो स्मॉल सब यूनिट क्या करता है, तो स्मॉल सब यूनिट जो होता है ये mRNA को होल्ड करके रखता है। तो जब mRNA आता है तो स्मॉल सब यूनिट जो है इसको होल्ड करके रखेगा। ठीक है, और तब इस पे जो है होल्ड करके रखा, तब यहाँ पे जैसे ये होल्ड करके रखा इसके बाद जो है सिंथेसाइज शुरू हो जाएगा ट्रांसलेशन की प्रक्रिया। फिर जो है लार्ज सब यूनिट आएगा। लार्ज सब यूनिट में क्या देखोगे, यहाँ पर जो है तीन साइट्स हैं, एक आपको देखने को मिलेगा P साइट, A साइट और एक और होता है E साइट। ठीक है, जहां बात करें A साइट का मतलब क्या हो गया, अमीनो असाइल साइट। P की बात करें तो P का मतलब क्या होता है, पेप्टाइडल, और E का मतलब हो गया एग्जिट। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा ये कि ये जो स्मॉल सब यूनिट है, स्मॉल सब यूनिट क्या कर रहा है, ये mRNA को होल्ड करके रखेगा। स्मॉल सब यूनिट क्या करेगा, mRNA को होल्ड करके रख रहा है। इसे बदलाव करते हैं। ये है स्मॉल सब यूनिट, ये है लार्ज सब यूनिट। ओके, ये है E साइट, P साइट और A साइट। ठीक है, यहाँ पर है mRNA 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब सपोज करो सबसे पहले जो है इनिशिएशन कोडॉन्स कुछ आके यहाँ पे जुड़ेगा, इनिशिएशन फैक्टर्स। ठीक है, तो मेन देखोगे शुरुआत करने के लिए कुछ इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं, वो इनिशिएशन फैक्टर्स आके जुड़ते हैं। और ऐसा नहीं कि यहाँ पर जितने भी कोडॉन्स होंगे सारे जो है ये इनको जो है ट्रांसलेट किया जाएगा, वैसा नहीं होता है। कुछ ऐसे भी पार्ट्स होते हैं जिनको ट्रांसलेशन यहाँ पर नहीं किया जाता है, उसको बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन ऑफ mRNA। तो यहाँ पर कुछ ऐसे भी रीजन है जिसको ट्रांसलेट नहीं किया जाएगा।
ट्रांसलेशन कब शुरू होता है? ट्रांसलेशन तब शुरू होगा जब कहीं पर भी शुरुआत में आपको दिख जाए AUG। अगर AUG कोडॉन आता है तो ये शुरुआत करेगा ट्रांसलेशन को लेकर, ठीक है। तो AUG कोडॉन क्या किया? AUG कोडॉन जब P साइट पे पहुंचेगा, AUG कोडॉन जब P साइट पे पहुंचेगा और यहां पे आके जुड़ जाएगा इनिशिएशन फैक्टर, तब ट्रांसलेशन की शुरुआत होगी। क्या होगा? इस P साइट पर आके रहेगा इस P साइट पे आके रहेगा कौन? tRNA। tRNA कौन सा tRNA? जो इसी का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, जो AUG का ही कॉम्प्लीमेंट्री होगा। A का कॉम्प्लीमेंट्री U, U का कॉम्प्लीमेंट्री A, J कॉम्प्लीमेंट्री C, और ये साथ में अपने क्या लेके आएगा? तो ये लेके आएगा एक अमाइनो एसिड। वो जो डॉट है वो क्या? अमाइनो एसिड। और AUG किस चीज के लिए कोड करता है? मेथियोनिन। तो यहाँ पे ये कौन सा अमाइनो एसिड होगा? मेथियोनिन अमाइनो एसिड होगा, ठीक है। ये चीज है। तो यहाँ पर ये आके जोड़ लिया। अब क्या होगा? अब mRNA आगे शिफ्ट होगा। mRNA आगे शिफ्ट होगा। आगे जैसे ही शिफ्ट होगा तो आगे वाला कोडॉन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी कोडॉन है UGA, ठीक है। तो आगे जब शिफ्ट होता है तो पहले से ही A साइड क्या करेगा? A साइड जो है अगले वाले कोडॉन को लेकर आ जाता है। A साइड क्या करता है? A साइड मेनली देखोगे जो नेक्स्ट अमाइनो एसिड है उसके लिए पहले से ही तैयार रहता है। चेन का फॉर्मेशन कहां होगा? P साइड में। पेप्टाइड बॉन्ड कहां बनेगा? P साइड में। A साइड पे क्या हो रहा है? जो अगला कोडॉन है, जो अगला अमाइनो एसिड है, वो A साइड पे आके पहले से ही रुका हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये चीज है। तो जब P साइड पे हो गया, AUG आया, तो P साइड पे ये बन गया। अब ये आगे शिफ्ट होगा। तो जब आगे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे ऑलरेडी इसी की तरह जो है दूसरा जो है कोडॉन आ चुका होगा, ठीक है। जैसे मान लो UGA है तो यहाँ पर एक दूसरा जो है tRNA आ जाएगा, जिसका क्या होगा? बेसिकली U का A, G का C और A का U। तो ACU इस तरीके से ये भी एक अमाइनो एसिड जो है लेकर आएगा, ठीक है। ये भी एक अमाइनो एसिड लेकर आएगा और इस तरीके से जब इसको खींचा जाएगा तो ये जो अमाइनो एसिड है ना, ये आगे की तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है। और साथ में ये भी जो पहले P साइड पे था वो E पे शिफ्ट होगा और जो A पे है वो P पे आ जाएगा। मतलब आगे की तरफ ही बढ़ते चले जाएंगे। पहले जो P पे था अब वो चला जाएगा आगे E साइड पे, एग्जिट साइड। और एग्जिट साइड का मतलब हो गया कि ये अमाइनो एसिड तो आगे शिफ्ट हो गया है, खाली जो tRNA है वो आगे की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा एग्जिट साइड पे, और यहां से tRNA वापस से सेल में चला गया, ठीक है। अमाइनो एसिड को इस पे छोड़ दिया और ये चला गया। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा ये कि ये जो अमाइनो एसिड है इसके साथ जुड़ जाएगा और इस तरीके से यहाँ पर दो चेन आपको बनता हुआ दिखाई देगा। फिर क्या होगा? फिर जब अगला अमाइनो एसिड आएगा तो वो A साइट पे आके रुकेगा, ठीक है। तो जब A साइट पे आके रुकेगा तो ये जो दो सीक्वेंसेस होंगे, अब ये भी यहाँ पे जाके जुड़ गया है, ठीक है। तो अगला अमाइनो एसिड कौन लेके आएगा? तो फिर खींचा जाएगा तो ये जो दोनों अमाइनो एसिड है वो इस पे चले जाएंगे, A साइड पे अगेन शिफ्ट हो गए और ये जो tRNA होगा ये खाली हो जाएगा और ये पीछे की तरफ से निकलता चला जाएगा। इस तरीके से पहले P जो साइड है, P साइड पे क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। A साइड पे क्या होता है? अगला जो अमाइनो एसिड है वो आके इंतजार करता है और जैसे जैसे धीरे धीरे जो है mRNA है वो आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे P साइड से जो ये हैं tRNAs हैं वो भी आगे की तरफ शिफ्ट होते चला जाएगा। नीचे से अमाइनो एसिड शिफ्ट हो रहा है, ये mRNA से शिफ्ट हो रहा है और ऊपर से tRNA जो है वो भी शिफ्ट होते चला जाएगा। पहले A साइड पे आकर रुकता है, फिर P साइड पे पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है और E साइड से वो निकल जा रहा है, ठीक है। और एंड में इसी तरीके से जब आएगा और जब मिलेगा उसको कौन सा? UAA या फिर UAG या फिर UGA, ये क्या होता है? ये स्टॉप कोडॉन होता है। तो एंड में जब आके स्टॉप कोडॉन के पास आ जाएगा तो उस समय कोई अमाइनो एसिड्स नहीं आएंगे, तब वहां पे आके जुड़ता है एक रिलीज फैक्टर और ये जब रिलीज फैक्टर जुड़ेगा तो वहां से ये जो चेन बन रहा है ना, ये चेन हट जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर? हुआ ये है कि सबसे पहले स्मॉल सब यूनिट आके जुड़ रहा है। स्मॉल सब यूनिट जो है क्या करेगा? ये mRNA के साथ अटैच हो जाएगा। और एक और ध्यान रखिए कि जब mRNA और राइबोसोम दोनों मिलते हैं, mRNA और राइबोसोम दोनों मिलते हैं तो इसको बोला जाता है पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम। जब mRNA और राइबोसोम दोनों मिलेगा तो इसको बोला जाएगा पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम। तो इस तरीके से तो स्मॉल सब यूनिट mRNA को पकड़ के रखता है, लार्ज सब यूनिट पे कुछ ऐसे साइट्स होते हैं जहां पर tRNA आके जुड़ेगा, ठीक। तो जैसे जैसे mRNA पे जो कोड होगा उसी के अंतर्गत ऊपर tRNA आता रहता है।
सबसे पहला टीआरएनए जो आएगा वो कब आएगा, जब एमआरएनए में बेस सीक्वेंस होगा एयूजी। एयूजी क्यों, क्योंकि एयूजी जो होता है वो इनिशिएशन कोडॉन होता है और इस इनिशिएशन कोडॉन से स्टार्ट हो जाएगा ट्रांसलेशन। तो जब इनिशिएशन कोडॉन आता है तो वहां पर इनिशिएशन फैक्टर आके जुड़ेगा और उस फैक्टर के बाद जो है ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसा कोडॉन पे रहेगा उसी का एंटी कोडॉन जो है टीआरएनए लेकर आएगा और वही अमाइनो एसिड लेके आता है। तो पहला पी साइट पे आया, जो ए साइट है वहां पर अगला जो अमाइनो एसिड है वो इंतजार करेगा, ठीक है। फिर जब एमआरएनए आगे शिफ्ट होगा अगले साइट पे आएगा तो यहाँ से जो अमाइनो एसिड है वो शिफ्ट होता है ए साइट पे और वो भी आगे की तरफ खींचा चला आएगा। मतलब जो पहले ए साइट पे आके इंतजार कर रहा था अब वो पी साइट पे आ जाएगा और जो पी साइट पे था वो कहाँ जाएगा, तो वो ई साइट से होते हुए निकल जा रहा है। और कौन निकलेगा, सिर्फ टीआरएनए। अमाइनो एसिड तो आगे शिफ्ट हो जा रहा है, अमाइनो एसिड आगे बढ़ रहा है, टीआरएनए बाहर चला जा रहा है, अमाइनो एसिड आगे बढ़ रहा है, टीआरएनए बाहर चला जा रहा है। पी से ए पे चलता जाता है अमाइनो एसिड और वो फिर आगे खींचा चला आएगा। वहीं टीआरएनए जो है पी से ई की तरफ जाके एग्जिट कर जा रहा है। तो इस तरीके से ये जो अमाइनो एसिड है ये दिन आगे आगे बढ़ते चला जाएगा और इस तरीके से पूरा जो है प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो इस तरीके से कोई भी प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक हो उसमें ट्रांसलेशन की प्रक्रिया जो है होती है। ट्रांसलेशन हुआ क्यों, ट्रांसलेशन इसलिए हुआ है ताकि कोई भी जो कैरेक्टर है वो कैसे आता है, वो हमारे अंदर प्रोटीन सिंथेसिस के द्वारा ही आता है। तो जिस तरह का कैरेक्टर उस तरह का प्रोटीन सिंथेसाइज होता है और हमारे अंदर प्रोटीन जो है ये कैरेक्टर शो करता है। तो ये है ट्रांसलेशन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।